हाँ जी, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी। आज हमारी एआई की थर्ड क्लास है। लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था कंसेक्यूटिव नॉर्मल फॉर्म का। बेसिक चीजें कुछ समझाई थी और साथ में एक क्वेश्चन भी दिया था आप लोगों को सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको कंसेक्यूटिव नॉर्मल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना था। हाउ मेनी ऑफ यू डन दैट क्वेश्चन? ओके, आंसर पोस्ट कीजिए पिक के साथ। व्हाट इज योर आंसर? Good morning, Swati. Good morning once again to all of you. नहीं, टेलीग्राम पे नहीं मैंने चेक किया सरिता, अभी भेज दीजिए। Could not please give the solution। हाँ, मैं दूंगी, एक्सप्लेन करूंगी। सरिता, यस जी, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन, टू चेंज इनटू कंसेक्यूटिव नॉर्मल फॉर्म ए और बी, फिर यहाँ पे है इम्प्लाइज, देन सी इम्प्लाइज डी। हाँ जी, दिस वाज द क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, अब देखो कैसे होना था, ठीक है, कैसे करना है। कंसेक्यूटिव नॉर्मल फॉर्म में कभी भी इम्प्लीकेशन होता नहीं, मैंने आपको समझाया था। जैसे मैंने इसका हिंट भी दिया था, फिर से दे रही हूँ। अगर कभी भी P इम्प्लाइज Q आ जाए, वो किसके इक्वल होता है? नेगेशन P और Q, ये दोनों टर्म्स इक्वल है, ठीक है। अब मेन पता है क्या प्रॉब्लम आती है हमें पेपर में? वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ इम्प्लीकेशन। ये जो इम्प्लीकेशन है, ये किन दो टर्म्स के बीच में है? ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकेंड टर्म है, इन दोनों के बीच में है। तो हम क्या करेंगे अब? पहली सारी टर्म के आगे नेगेशन लगाएंगे, फिर और देन सी इम्प्लाइज डी लगाएंगे, ठीक है। ये अब उसके बाद दिस इज सी इम्प्लाइज डी। सी इम्प्लाइज डी को भी हम क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म का नेगेशन और सेकेंड टर्म, बाकी टर्म हम उसी तरह से लिख देंगे जैसे हमारे पास पड़ी है। हाँ जी, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव डन? दो इम्प्लीकेशन थे, एक ये, एक ये। स्कोप, स्कोप का मतलब होता है दायरा। उस इम्प्लीकेशन का स्कोप कहां तक है? जो येलो कलर का इम्प्लीकेशन था फर्स्ट का, उसका दायरा ये दो टर्म्स है। ये टर्म उसकी पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है। पहले हमने समझा था कि पहली टर्म सिर्फ एक P एक A होती है, लेकिन इस इम्प्लीकेशन में ये सारी आपकी फर्स्ट टर्म बन गई, इसलिए फर्स्ट टर्म का कॉम्प्लीमेंट और सेकेंड टर्म वैसे ही लिख दी। आप इस सेकेंड टर्म को भी यहीं पे भी सॉल्व कर सकते थे, पर मैंने नेक्स्ट स्टेप में किया है। ये वाला जो इम्प्लीकेशन है, इसका स्कोप सिर्फ इतनी सी टर्म है, इसलिए ये क्या हो गया? फर्स्ट टर्म और सेकंड। अब इतना बताओ वेदर यू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब नेक्स्ट बात भी सुनो। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आया तो इम्प्लीकेशन या फिर बाई डायरेक्शनल होगा उसमें पक्का, इसलिए फोकस करो इस पॉइंट के ऊपर। चलो आगे टीच कर रही हूं।
इसको नेगेशन को इनवर्ड लेकर जाएंगे, यस, है ना। तो नेगेशन को का स्कोप जो है सिंगल टर्म होता है। क्या होता है? सिंगल टर्म। क्या बोलेंगे हम? नेगेशन जो है, वी आर मूविंग नेगेशन इनवर्ड। क्यों? क्योंकि नेगेशन का स्कोप सिंगल टर्म होता है। तो जब हम यहाँ पे नेगेशन लगाएंगे, डिमॉर्गन लॉ लग जाएगा। अब ये डिमॉर्गन लॉ क्या चीज है, ये देखो, अकेली अकेली टर्म का नेगेशन आ जाएगा अंदर और एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज डिमॉर्गन लॉ। अगर एंड होता तो वो और में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज डिमॉर्गन लॉ। हाँ जी, टॉपिक क्लियर? ठीक है, चलो। नेगेशन ए एंड नेगेशन बी, फिर है और नेगेशन सी और डी। जब ना आपको दोनों जगह पे सेम सिंबल पड़ा है ये, तो आप ये वाली ब्रैकेट जो पीछे वाली है वो उठा सकते हैं, क्योंकि एक ही जैसी टर्म है। ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस कहाँ पे होती है? जहां पे एक जगह पे प्लस दूसरी जगह पे मल्टीप्लाई पड़ा हो, वहां पे हमें ध्यान रखना है ब्रैकेट कहाँ पे आएगी। लेकिन जब दोनों तरफ एडिशन पड़ी है तो ब्रैकेट का कोई चक्कर नहीं होता। मैं एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। अगर 4 + 5 + 6 है, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी, चाहे मैं ना भी लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 4 + 5 × 6 है, ये 6 अभी 5 के साथ मल्टीप्लाई है, लेकिन अगर मैं ब्रैकेट लगा दूं तो इसका मतलब है 6 की मल्टीप्लाई 5 और 4 दोनों के साथ है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पे और है, दिस इज ऑल्सो और सेम सिंबल है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ भी नहीं मैं कर रही, मैंने जस्ट ब्रैकेट को हटा दिया, पीछे वाली ब्रैकेट को, वैसे ही। क्लियर? ठीक है। क्योंकि मैंने ना इसको कंसेक्यूटिव नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहली बात तो ये कंसेक्यूटिव है नहीं। अब इसके ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में स्टूडेंट्स बड़ी दिक्कत मानते हैं, वो सुन लो। ये क्लास में ना 2 स्टूडेंट्स बैठे हैं, एक है सरिता, ठीक है, या फिर धन्या है क्लास में, ठीक है, और क्लास के बाहर है कविता। तो कविता का बर्थडे है, उसको क्या है, चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इस क्लास में। तो व्हाट कविता विल डू हियर? कविता पहले किसको अप्रोच करेगी अगर क्लास में वो है? सरिता को। फिर कविता किसको अप्रोच करेगी साथ में अगर क्लास में है? धन्या को। हाँ जी, ये आपकी कौन सी नॉर्मल फॉर्म बन चुकी? ये आपकी डिस्जंक्टिव नॉर्मल फॉर्म बन चुकी। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। ए एंड बी और सी है तो आप इसको लिख सकते हैं ए एंड बी। पहले जो ए एंड है वो इसके साथ लग गया, और ऐसे ही फिर ए एंड इसके साथ लग गया, ए एंड सी। हाँ जी, समझ लगी ये बात? दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसी तरह से ए और बी एंड सी, ये भी देख लो। इसके ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लगाएंगे? पहले ए और का बी के साथ, एंड वैसे ही ए और का सी के साथ। मैं इसी टॉपिक को इसी पार्ट को इलेबोरेट कर रही हूँ, नीचे ध्यान देना मेरी बात की तरफ। ए और बी एंड सी को जब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको बहुत दिक्कत आती है। आप पता है क्या करो, जो ब्रैकेट में चीजें दी है उनको ना ऐसे स्पेशियस लिख लो, स्पेस डाल के लिख दो। देखो सेम टर्म लिखी है ना, मैंने कुछ नहीं किया, सेम टर्म लिखी है एज इट इज, जैसे इधर पड़ी थी वैसे ही लिखी है। अब क्या करो, ये जो ए और है ये दोनों टर्म्स के साथ लगा दो, बस बाहर से अंदर ले जाओ। हाँ जी, फीडबैक दो, क्या आपको ये पॉइंट समझ लगा? सभी स्टूडेंट्स को?
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझ आया ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन वी आर डूइंग नॉर्मल फॉर्म, वेदर इट इज कंसेक्यूटिव, वेदर इट इज डिस्टिंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। वापस आते हैं, इसको स्पेशियस लिखेंगे, है ना? पहले पीछे दो चीजें एक ब्रैकेट में पड़ी थी, उनको स्पेस में लिख दिया था। अब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मुझे कंसेक्यूटिव नॉर्मल फॉर्म बनानी है एंड इसके पास है, ठीक है ना? तो मैंने इसको बोला कि थोड़ा सा दोनों स्टूडेंट स्पेस डाल के खड़े हो, और जो ये बाहर है जिसको चॉकलेट बांटने हैं ये सारे, पहले ये इसके पास गए इस तरह से, फिर ये सारे इसके पास गए इस तरह से। दिस इज योर फाइनल आंसर। हाँ जी, इज दिस फाइन? बोलो भाई, क्लियर है? ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को डाउट तो नहीं हाउ टू कन्वर्ट इनटू कंसेक्यूटिव नॉर्मल फॉर्म? नहीं, आगे कुछ नहीं, ठीक है। बाकी तो आप ऑप्शन के साथ मैच करना होता है सरिता। दिस इज कंसेक्यूटिव नॉर्मल फॉर्म। कंसेक्यूटिव नॉर्मल फॉर्म के रूल क्या होते हैं? सिंपल है, जिसमें आपको क्लॉजेस का ध्यान रखना होता है। कल क्लास नहीं अटेंड की थी क्या? वो हमें ऑप्शन के साथ चलना है, ठीक है। अगर हमें देखना है कि आंसर कहाँ पे रुकना है, कंसेक्यूटिव नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहले देखो ये होते हैं वेरिएबल्स ए कॉमा बी। जब हम इनके साथ नेगेशन वगैरह लगा देते हैं तो उनको ना लिटरल्स बोलने लग जाते हैं, अकेला ए अकेला बी, ये लिटरल्स हो चुके, ठीक है ना। फिर उसके बाद इनको हम क्लॉज कहते हैं। दिस इज अ क्लॉज, दिस इज अ क्लॉज। ये कौन सी क्लॉज है? ये है डिस्टिंक्शन ऑफ लिटरल्स, ठीक है, डिस्टिंक्शन ऑफ लिटरल्स। और ये कौन सी क्लॉज है? कंजंक्शन ऑफ लिटरल्स। इतनी बात समझ लगी आप लोगों को? ठीक है, बोलो जल्दी, पता चला ना? ठीक है। तो जब हमें कंजर्वेटिव नॉर्मल फॉर्म निकालनी है, बीच में एंड मेन होता है। ओके, मैंने ये कल भी आपको समझाया था, बीच में एंड मेन होता है। जब हमें डिस्जंक्टिव नॉर्मल फॉर्म निकालनी है, बीच में और मेन होता है। इज दिस फाइन? यस, और गुड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा कंजर्वेटिव नॉर्मल फॉर्म में? डिसजंक्शन ऑफ लिटरल्स, ठीक है। दिस इज ऑल्सो डिसजंक्शन ऑफ लिटरल्स, फाइन, ठीक है। डिस्टिंक्शन ऑफ लिटरल मतलब यहाँ पे ऐसी टर्म्स आएंगी, इधर डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में यहाँ पे कंजंक्शन ऑफ लिटरल वाली क्लॉज आएगी इस तरह की। आप समझे? अगर आप नहीं समझे, मैं एक एग्जांपल के साथ फिर से बता देती हूँ। कंसेक्यूटिव नॉर्मल फॉर्म में सेंटर में एंड मेन होता है, इधर बस और होना चाहिए, इधर एंड नहीं होना चाहिए, ये है कंसेप्ट। इसी तरह से डिस्जंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में बीच में और मेन होता है, इधर एंड, इधर भी एंड होना चाहिए, बस दिस इज द कंसेप्ट। हाँ जी, फीडबैक दो, क्या सभी स्टूडेंट्स को बात समझ आई? ठीक है, ऐसी होती हैं टर्म्स। और जब भी हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, चाहे कंसेक्यूटिव चाहे डिस्जंक्टिव, उनमें कुछ चीजें हैं, कुछ रूल हैं, ठीक है, जो इम्प्लीमेंट होते हैं। जैसे कि एक तो हमें बाई डायरेक्शनल इम्प्लीकेशन एक्सोर खत्म करना होता है। इम्प्लीकेशन खत्म करने का वे मैंने आप लोगों को समझा दिया, इस तरह से खत्म कर लो। अगर कहीं पे बाई डायरेक्शनल आ जाए, हम उसको कैसे खत्म करेंगे? बाई डायरेक्शनल का मतलब है दोनों तरफ एरो। पहले हम लिखेंगे कि जी A इंप्लाइज B एंड B इंप्लाइज A। इसका मतलब क्या है? A ने B की तरफ ऐसे कर रखा है, B ने A की तरफ ऐसे कर रखा है। हमने दोनों को अलग अलग डिफाइन कर दिया एंड लिख के, क्योंकि बाई डायरेक्शनल को हमें सिंप्लीफाई करना था। इतना कर दिया। अब इंप्लाइज को आप सभी को सिंप्लीफाई करना आता है, तो ये देखो, ये भी तो एक
क्या हो चुका, नॉर्मल फॉर्म हो चुकी। कौन सी? कंसेक्यूटिव नॉर्मल फॉर्म। बोलो, समझ आ गई बात? ठीक है, ये रूल्स है। अब नेक्स्ट बात सुनो, और भी रूल है। अगर कहीं पे नेगेशन बाहर पड़ा है तो नॉर्मल फॉर्म में ये भी नहीं होता। नेगेशन का स्कोप सिंगल टर्म होता है। सिंगल टर्म का मतलब ये तो दो टर्म्स के आगे नेगेशन पड़ा है। सिंगल टर्म मतलब अकेला ए अकेला बी। अगर नेगेशन बाहर पड़ा है तो क्या होएगा, हर हर एक टर्म के आगे नेगेशन लग जाएगा। अगर उसमें कोई ऑपरेंड पड़ा है उसके आगे भी नेगेशन लग जाएगा, तभी जाके जो और है एंड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर एंड हो वो और में कन्वर्ट हो जाता है। समझ लगी बातें? ठीक है, जो एक्सोर है वो बेसिकली हमें बुलियन अलजेब्रा में होता है। ठीक है, इसमें जो एक्सोर है उसको बलविंदर ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। इसको सॉल्व करना मैं सिखा चुकी हूं। ठीक है, अभी बताया। तो अगर कॉम्प्लीमेंट आ जाए, इस सारी टर्म के आगे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा इस तरह से, फिर एंड नेगेशन बी और ए, लाइक दिस, इस तरह से आएगा। क्लियर? ठीक है, अब ये नेगेशन को हम इनवर्ड लेकर जाएंगे। देखो, ये पहली टर्म का नेगेशन, फिर एंड किस में कन्वर्ट हो गया, और में, फिर ये दूसरी टर्म का नेगेशन, लाइक दिस। अब फिर से नेगेशन इनवर्ट जाएगा, डबल नेगेशन एंड दिस, फिर और डबल नेगेशन एंड दिस। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए एंड नेगेशन बी, फिर और बी एंड नेगेशन ए, दिस। क्लियर हुआ? बोलो। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्या है, कभी भी डबल नेगेशन नहीं चाहिए कहीं पे। डबल नेगेशन समझते हो? अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट या डबल कॉम्प्लीमेंट ले लें वो ए ही होता है। उसी तरह से अगर किसी का डबल नेगेशन आ गया वो वही टर्म आ जाती है, डबल नेगेशन कैंसल हो जाता है। क्लियर? डन? ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं समझा भी चुकी हूं, मैं फिर से बताना चाहती हूं आप सभी को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में। अगर ऐसी टर्म है तो जो चीज ब्रैकेट में है उसको खुला खुला लिखो स्पेशियस फॉर्मेट में, इस तरह से। ठीक है, फिर जो ये बाहर की टर्म है दोनों के साथ आगे लगा दो इस तरह से, बस काम खत्म। आप देखो, Q एंड R, दिस इज Q एंड R, और साथ में ये P और है, P और इधर भी गया, P और इधर भी गया। हाँ जी, क्लियर? वेरी गुड, ठीक है। इसी तरह से P एंड Q और R हो अगर, सो Q और R को हम स्पेशियस लिखेंगे, Q और R। लेकिन जो बाहर पड़ा है P एंड, वो इसके साथ, वो इसके साथ। जब आप इस तरह से समझ लेते हो ना, फिर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने में प्रॉब्लम नहीं आती। अदरवाइज स्टूडेंट जनरली कंप्लेन करते हैं, मैम डिस्ट्रीब्यूटिव का नहीं पता चलता। ठीक है ना, तो विजन है, आंखों की इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, कि हमें उस चीज को देखना कैसे है। विजन इज इंपॉर्टेंट हियर। हाँ जी, क्लियर सभी स्टूडेंट्स को? आगे बढ़ जाए। अच्छा, ठीक है, वेरी नाइस। अभी तक हमने बात की है कि नॉर्मल फॉर्म में ये नहीं होता, वो नहीं होता, वो नहीं होता, इस तरह से। ठीक है, प्रोपोजिशन लॉजिक के बारे में आप लोगों ने अगर मेरे से पहले भी सुना हो, शायद आप में से बहुत न्यू स्टूडेंट इसलिए नहीं सुना होगा, तो मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं कहती हूँ ना कि स्नेहा
and Saswati are intelligent. तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, स्नेहा को SN एंड सास्वती को SA एंड इंटेलिजेंट, इस तरह से लिख सकती हूँ कि स्नेहा एंड सास्वती क्या है, दोनों इंटेलिजेंट है। ठीक है, मैं ऐसे लिख सकती हूँ। लेकिन जब मैं कहना चाहती हूँ माई ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो वहां पे ना प्रोपोजिशनल लॉजिक फेल हो जाता है। प्रोपोजिशनल लॉजिक हम किसको बोलते हैं? इसी को जो कल से कर रहे हैं, और एंड, इम्प्लाइज, बाई डायरेक्शनल, ये सारी चीजें प्रोपोजिशनल लॉजिक में ही आती हैं। तो प्रोपोजिशनल लॉजिक फेल हो गया, क्यों? क्योंकि उसमें ना ऑल के लिए कुछ भी नहीं है। तो वहां पे हम किसको यूज करते हैं? प्रेडिकेट लॉजिक को। ठीक है, नहीं, ऊपर इंप्लाइज नहीं आएगा। ठीक है, स्नेहा एंड सास्वती आर इंटेलिजेंट, दोनों इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, स्नेहा एंड, देखो दो चीजें होती हैं, वो इंप्लाइज भी कहीं पे आता है, ठीक है, कहीं पे एंड आता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है वर्डिंग के ऊपर। स्नेहा एंड सरस्वती इंप्लाइज इंटेलिजेंट। ठीक है, इंप्लाइज का मतलब क्या हो जाएगा? इफ स्नेहा एंड सरस्वती देन इंटेलिजेंट। इंप्लाइज का मतलब होता है देन इंटेलिजेंट। इफ देन की कंडीशन होती है, तो वो हमें बड़ा सोच समझ के लगाना होता है कि कहां पे इंप्लाइज लगेगा। ठीक है, इन चीजों को बेटर वे से आप समझोगे डिस्क्रीट मैथ के टॉपिक में। उसमें भी लॉजिक के टॉपिक है हमारे, प्रेपोजिशन जो प्रेडिकेट, उसमें आप डिटेल में समझोगे। ठीक है, एआई में हमारा इतना डिटेल में नहीं है ये चीजें। चलो आगे बढ़ो, सुनो बात मैं क्या कर रही थी डिस्कस, कि प्रेडिकेट लॉजिक में फॉर ऑल, ये फॉर ऑल है। जब मैं मेरे सारे स्टूडेंट्स की बात करना चाहती हूँ तो ये यूज होता है फॉर ऑल। ठीक है, एक होता है देयर एग्जिस्ट, जब मैं कहना चाहती हूँ सम ऑफ माई स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। ठीक है, सो ये फॉर ऑल है। अब फॉर ऑल हम कैसे यूज करेंगे? ठीक है, वो देख लो, माई ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट माई स्टूडेंट। ठीक है, तो सुनो, अगर कोई एक्स है जो कि मेरा स्टूडेंट है, तो फिर मैं उसको क्या कहूंगी? कि वो इंटेलिजेंट है, राइट? तो मैं एक्स को ही इंटेलिजेंट बोलूंगी ना। और मैं साथ में बताना चाहती हूँ मेरे सारे स्टूडेंट, यहाँ पे मैं इंप्लाइज लगा रही हूँ। क्यों लगा रही हूँ? क्योंकि अगर वो मेरा स्टूडेंट है, इफ स्टूडेंट एक्स, या फिर साथ में माई स्टूडेंट एक्स लिख दो, सिंपल। तो वो क्या है? तो वो इंटेलिजेंट है। किसी और के स्टूडेंट की बात नहीं कर रही, मेरे की बात कर रही हूँ। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग implies here। आगे सुनो, तो मैं किस स्टूडेंट की बात कर रही हूँ? मेरे सारे, फॉर ऑल एक्स। फॉर ऑल एक्स, माई स्टूडेंट एक्स, इस एक्स की जगह पे मैं किसी का भी नेम लिख सकती हूँ, मेरे किसी भी स्टूडेंट का, स्नेहा का, गीता का, बलविंदर का। समझ आई आपको बात? ठीक है, तो क्यों एक्स क्यों लिखा? एक्स इज प्रेडिकेट हेयर। जैसे नहीं होता कार में एक स्टिपनी होती है, उसको जब भी कोई प्रॉब्लम हो वी कैन यूज ओवर देयर, है ना, इन प्लेस ऑफ एनी टायर। 4 टायर हैं, चारों की जगह पे हम कहीं पे भी उसको यूज कर लेंगे। तो जो एक्स है वो एक स्टेपनी का काम कर रहा है यहाँ पे, उसकी जगह पे हम किसी भी स्टूडेंट का नेम फिट कर देंगे जो भी मेरे है। हाँ जी, टॉपिक समझ लगा? ठीक है, अगर मैं कहना चाहती थी सम ऑफ माई स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो वहां पे देयर एग्जिस्ट आ जाएगा। यस, देयर एग्जिस्ट माई स्टूडेंट एक्स इंप्लाइज इंटेलिजेंट एक्स। मेरा कोई स्टूडेंट है जो कि साथ में इंटेलिजेंट भी है। ठीक है, एक्स यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि मैं बात कर रही हूँ मेरी स्टूडेंट शाश्वती की। यहाँ पे भी मैं शाश्वती की इंटेलिजेंस की ही बात कर रही हूँ, तभी दोनों जगह पे एक्स लिखा। क्या आपको प्रेडिकेट के बारे में नॉलेज हुई? क्या आपको ये समझ आया कि प्रेडिकेट में
हमारे पास दो सिंबल आए हैं, ओके, और उन दो सिंबल को क्वांटिफायर्स बोला जाता है। अगर किसी को नहीं पता, मैं बताना चाहती हूँ, ये दोनों सिंबल क्वांटिफायर होते हैं। इनमें से एक को यूनिवर्सल क्वांटिफायर बोला जाता है, ठीक है, एंड दूसरे को एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बोला जाता है। यूनिवर्सल क्वांटिफायर को वी रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल, दिस इज एक्स लगाओ वाई लगाओ वो आप पे है, एंड इसको हम देयर एग्जिस्ट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द सिंबल उल्टी ई। हाँ जी, टॉपिक क्लियर हुआ। मैं बीच में ये क्यों लेकर आई हूं, क्योंकि कंसेक्यूटिव नॉर्मल फॉर्म ये कहती है कि उनमें फॉर ऑल एंड देयर एग्जिस्ट भी नहीं होता। समझ लगी बात, ठीक है ना। इन कंसेक्यूटिव नॉर्मल फॉर्म you have to get rid of there exist and for all। आपको इन दोनों से भी छुटकारा लेना पड़ेगा। टॉपिक क्लियर? सभी स्टूडेंट बताओ, कोई भी स्टूडेंट क्लास में नहीं होना चाहिए, नॉट इवन सिंगल स्टूडेंट, जिसको बात नहीं समझ आई हो। सीधे सीधे साफ साफ स्ट्रेट फॉरवर्ड शब्दों में मैंने बोला है, ठीक है, कि कंसेक्यूटिव नॉर्मल फॉर्म के बारे में बात कर रहे थे, तो बीच में इसलिए मैंने इसको पकड़ा और मैं ले आई अपनी क्लास में देयर एग्जिस्ट एंड फॉर ऑल को। इन्होंने तो बहुत कहा मैम प्लीज सोने दीजिए, ठीक है, मैंने कहा नहीं नहीं जरूरत है अभी, ठीक है, तो मैं इनको पकड़ के ले आई यहाँ पे। अब मैं क्या बोल रही हूँ, पकड़ के ले भी आई और आपको बता रही हूँ कि ये दोनों आलतू फालतू के हैं, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में ये होते नहीं। तो हमें क्या सीखना है अब, कि अगर कभी भी क्वेश्चन में ये दोनों आ जाए तो इनसे हम कैसे छुटकारा, गेट रिड ऑफ, ठीक है। सुनो, पहले मैं ना एक क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रही हूं और उसके साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रही हूं, फिर मैं इसकी डेप्थ में जाऊंगी, इनसे छुटकारा कैसे लेते हैं, ठीक है, हाउ टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज क्वांटिफायर्स बोथ, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं आपको फाइल मैंने अपलोड कर दी, क्वेश्चन मैं ढूंढ रही हूँ कहाँ है। ये देखो, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, पहले जस्ट इसको पढ़ो, रीड करो, ठीक है। हाँ जी, रीडिंग डन, ठीक है। तो आपने अगर रीडिंग कर ली है तो आपने नोट किया होगा, इफ वी कन्वर्ट दिस, यहाँ पे लिखा है टू, है ना, इफ वी कन्वर्ट दिस, इसको किस में कन्वर्ट करते हैं अगर हम इसमें, तो इस प्रोसेस को बोलते क्या है, ठीक है। लग रहा है डर देख के कि क्या है, ठीक है, तो हमें इसको जस्ट ऑब्जर्व करना था दोनों को,
कि हो क्या रहा है। आप देखो यहाँ पे लिखा है देयर एग्जिस्ट यू फॉर ऑल वी फॉर ऑल एक्स। फॉर ऑल वी पढ़ा है, फॉर ऑल एक्स पढ़ा है। देयर एग्जिस्ट एफ है नहीं, देयर एग्जिस्ट यू है नहीं, और बाई चांस यू एंड एफ यहाँ पे यूज हुआ है, वो यू एंड एफ बाई यूज भी नहीं हुआ। ये यू यहाँ पे था, उसकी जगह पे ए लिख रखा है। ये वाई यहाँ पे था, उसकी जगह पे ये लिख रखा है। ऐसे ही यू इधर था, वाई की जगह पे ये लिख रखा है। ठीक है, बेसिकली आप नोट कर रहे हो, देयर एग्जिस्ट की टर्म भी नहीं है और देयर एग्जिस्ट भी खत्म है। जहां जहां देयर एग्जिस्ट यू था, उसकी जगह पे उसने अकेला ए लिख रखा है। जहां जहां देयर एग्जिस्ट वाई था, उसकी जगह पे उसने जी वी एक्स लिख रखा है, जो कि वी एक्स पहले गिवन है। इतनी बात समझे, मैं कुछ भी नहीं कह रही, मैं तो जस्ट आपको डिफरेंशिएशन बता रही हूँ। मैंने आपको रीडिंग करने को भी इसलिए कहा था, सो दैट आप डिफरेंशिएशन देख सके दोनों में क्या है। क्या आपको ये बातें सामने आके आई आपके कि क्या हुआ है, बोलो। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये एक प्रोसेस है कंसेक्यूटिव नॉर्मल फॉर्म या फिर डिस्टिंक्टिव नॉर्मल फॉर्म की, जो ये कहती है कि हमें ना तो देयर एग्जिस्ट चाहिए ना फॉर ऑल चाहिए। पहले हम देयर एग्जिस्ट को खत्म करेंगे। किस तरह से करेंगे मैं एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को, फिर वापस यहाँ पे आएंगे और तब आप देखेंगे कि ये तो कुछ भी नहीं था मैम, ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूंगी, वेट करना। देयर एग्जिस्ट को खत्म करने की प्रोसेस को स्कॉलमाइजेशन कहा जाता है। क्लियर, इतनी बात समझ आई। देयर एग्जिस्ट को खत्म करने की प्रोसेस को स्कॉलमाइजेशन कहा जाता है। और ये कहाँ पे करते हैं हम? नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, वैसे तो बहुत ही कम चांसेस है कि स्कॉलमाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आए। अगर मैं हूं पेपर सेट कर रही तो मैं डालूं पेपर में क्वेश्चन, और मैं कैसा डालूं मैं वो भी बता रही हूँ। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखूं और साथ में आपसे आंसर पूछूंगी, ये ऑप्शन में होगा। ऐसी ही 4 ऑप्शन होंगी, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन होगा, और मैं आपसे पूछूंगी कि बताओ इस गिवन की स्कॉलमाइजेशन क्या होगी। समझ लगी बात आपको? ठीक है, आपके पास तो जब ऑप्शन आएंगी आपको कन्वर्ट थोड़ी करना है, आपको तो सही ऑप्शन ढूंढनी है। आपके लिए तो बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि मैं जो चारों ऑप्शंस डाल रही हूँ उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस डालूंगी। क्या डिफरेंस मैं डाल सकती हूँ? मेरा मन किया, मैंने एक तो सही ऑप्शन ऐसे ही दे दी। एक ऑप्शन में मैंने यहाँ पे जी वी एक्स रख दिया, यहाँ पे जी वी वाई रख दिया। ये जो वी एक्स है वाई की जगह पे आया था ना, इस वाई की जगह पे। तो जहां जहां इस क्वेश्चन में वाई आएगा वो सेम वैल्यू के साथ ही चेंज होगा। यहाँ पे भी देखो वाई है, हो रहा है ना। तो इस तरह से आप जो है ऑप्शन देख के डिस्कार्ड कर सकते हैं। मैम ने समझाया था, अगर वाई एक बार कहीं पे कुछ आ रहा है तो हर जगह पे वाई सेम आना चाहिए। उसी तरह से अगर इसको रिप्लेस कर रहे हैं देयर एग्जिस्ट यू को, यू की जगह पे हमने एक जगह पे ए लिख दिया, अगर कहीं पे और यू है उसकी जगह पे ए ही आएगा। समझ लगी आपको बात? शॉर्टकट ट्रिक समझ लगी? पर मैं अभी कन्वर्ट करना सिखाऊंगी आपको, वेट करना। पता चला? लग गया ना पता? वेरी नाइस। ठीक है, तो सुनो, मेरे सारे स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, ठीक है, या फिर सम ऑफ माय स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। सम, देयर एग्जिस्ट एक्स। ठीक है, अब मैं क्या लिख रही हूं यहाँ पे? स्टूडेंट एक्स, साथ में वो क्या है? इंटेलिजेंट एक्स है। ठीक है, प्लीज सुनते रहिएगा। देयर एग्जिस्ट एक्स, मेरी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इंटेलिजेंट है, तो अब मुझे देयर एग्जिस्ट खत्म करना है। देयर एग्जिस्ट के पीछे वेरिएबल क्या है? एक्स, वो भी खत्म होगा। कैसे होगा? मैं सिंपल उस स्टूडेंट का नेम लिख दूं कि कौन इंटेलिजेंट है, तो
स्टूडेंट, ठीक है, ब्रैकेट में रीटा इंप्लाइज इंटेलिजेंट। तो यहां पे अगर मैं लिख दूं स्नेहा, क्या ये सही है? पहले तो मैं बात कर रही हूँ रीटा की, तो इंटेलिजेंट भी तो मुझे यहाँ पे रीटा ही लिखना चाहिए। टॉपिक क्लियर? दिस इज कॉल्ड कॉलम कांस्टेंट। मैंने क्या कर दिया? कॉलम कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर दिया। समझ लगी बात आपको? एक्स को कॉलम कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर दिया, सिंपल। डू यू अंडरस्टैंड? कॉलम कांस्टेंट बोलते हैं। इस क्वेश्चन में भी यू जहां जहां था उसकी जगह पे जस्ट ए लिख दिया। Rita is the name of that particular student who is intelligent. I was sharing with you, Anchal, some of my students are intelligent, है ना? मैंने some कह दिया। तो नॉर्मल फॉर्म ये कहती है, कहता सम सुम मत बोलो, नाम लो उसका, कौन इंटेलिजेंट है। तो रीटा वहां से आई कि मेरा कौन सा स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, मुझे उसका नेम लिखना था। तो रीटा की जगह पे अगर कोई और इंटेलिजेंट है उसका नेम आ जाएगा। अब पता चला, ठीक है ना? कहां से लिया? एक डोमेन होता है, सम ऑफ माय स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट। मेरी क्लास के सारे बच्चों के नेम पड़े थे उसमें, उसमें से मैंने चूज कर लिया जो इंटेलिजेंट है, उसका नेम फिट कर दिया, बस। पता चला अंचल? अब क्लियर हुआ? तो रीटा क्या हो गया यहाँ पे? कांस्टेंट, ठीक है? कॉलम कांस्टेंट बोलते हैं इसको। जब मैंने यू को यू देयर एग्जिस्ट तो खत्म ही हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ये देयर एग्जिस्ट टेक्स्ट तो खत्म ही हो जाएगा। इसको खत्म करने के लिए तो ये सारा कुछ किया है। जब अकेला देयर एग्जिस्ट हो उसको हम कॉलम कांस्टेंट के साथ बदलते हैं। जब कभी भी फॉर ऑल एक्स के बाद देयर एग्जिस्ट हो उसको हम कॉलम फंक्शन के साथ बदलते हैं। मैं बताऊंगी, वेट कर लो, डरो ना, ठीक है? पहले ही अगर अकेला देयर एग्जिस्ट था ये, तो मैंने इसको कांस्टेंट के साथ बदला। कांस्टेंट मैं किसको बोल रही हूँ? ए को। ए के साथ बदल दिया, जहां जहां यू था मैंने ए लिख दिया। लेकिन अगर आप चेक करें इस वाले देयर एग्जिस्ट को, ये दो फॉर ऑल के पीछे पड़ा है, फॉर ऑल वी, फॉर ऑल एक्स। तो ये वाला जो है देयर एग्जिस्ट वाई, इसको हम कॉलम फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे वाई को। दिस इज वाई। कैसे फंक्शन में? किसके फंक्शन में? पहले दो जिनको ये फॉलो कर रहा है। फॉर ऑल वाई, फॉर ऑल एक्स, देयर एग्जिस्ट दिस। फॉर ऑल एमसीए क्लास, फॉर ऑल एमटेक क्लासेस, देयर एग्जिस्ट वाई। उनमें कोई वाई है जो इंटेलिजेंट है। सारी एमसीए में से, सारी एमटेक में से कोई वाई है, मैंने ये बोला। फॉर ऑल वी, फॉर ऑल एक्स, उसके बाद देयर एग्जिस्ट पड़ा है। इसका मतलब क्या है? जो वो स्टूडेंट है इंटेलिजेंट, वो कहां से है, शर्तें लगा दी मैंने, ठीक है? फॉर ऑल वी सारे स्टूडेंट निशा मैम के, फॉर ऑल एक्स सारे स्टूडेंट तलवीर सर के, देयर एग्जिस्ट वाई। इन सभी में से कोई एक वाई है। आपको मेरी बात समझ आई? वो वाई कहां से आया? निशा मैम की क्लास और तलवीर सर की क्लास से। तो फिर उस वाई को मैं निशा मैम एंड तलवीर सर के नेम के साथ रिप्रेजेंट करूंगी। सुनो, फॉर ऑल निशा स्टूडेंट्स, ठीक है, फॉर ऑल तलवीर सर स्टूडेंट, देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट, क्लास में उनकी एक ऐसा बच्चा है जो इंटेलिजेंट है। पर कहां से निकल रहा है वो बच्चा? सारे स्टूडेंट निशा मैम के, सारे तलवीर सर के में से निकल रहा है। तो इस बच्चे का नेम
मैं लिखना चाहूंगी क्या है, कैसे लिखूंगी, एज अ फंक्शन, जी के साथ एफ के साथ कैसे भी, वो फंक्शन कैसे बनाऊंगी, यहाँ पे लिखूंगी निशा मैम स्टूडेंट कॉमा तलवीर सर स्टूडेंट, बस निशा मैम स्टूडेंट तलवीर सर स्टूडेंट, मतलब वो फंक्शन है, जी जा एफ जा एच आगे उसके आ जाएगा क्योंकि उसको हम फंक्शन में बदलेंगे, ठीक है। फंक्शन को हम ऐसे शुरू करते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स भी क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है। किसी के साथ भी यहाँ पे तो कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में एफ यूज की हुआ था, इसमें एफ फंक्शन ऑफ यू पढ़ा है पहले, इसलिए मैंने एफ नहीं लिखा, जी लिख दिया। तो जो ये y है ना, वो मैंने फंक्शन ऑफ v एंड x बना दिया। v कौन था, निशा मैम के स्टूडेंट, x कौन था, तलवीर सर के स्टूडेंट। ये जो स्टार्ट वाला देयर एग्जिस्ट है, ये इस कॉलम कांस्टेंट में कन्वर्ट हुआ है। कांस्टेंट किसको बोलते हैं, u की जगह पे a लिख दिया, इसको कांस्टेंट बोलते हैं। फंक्शन किसको बोलते हैं, फंक्शन किसको बोलते हैं, जब देयर एग्जिस्ट कोई फॉर ऑल को फॉलो करता है, तो फिर उस जगह पे मैं y को कन्वर्ट कर रही हूं g ऑफ vx में। फंक्शन, दिस इज फंक्शन, किनका फंक्शन, जिनको ये फॉलो कर रहा है, जिन फॉर ऑल को ये फॉलो कर रहा है। बोलो जी, अब समझ आई आपको बात। स्कॉलमाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी हैव टू एलिमिनेट देयर एग्जिस्ट। स्कॉलमाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम देयर एग्जिस्ट को खत्म करते हैं। देयर एग्जिस्ट को खत्म करने के लिए वी कैन यूज टू टर्म्स, कॉलम कांस्टेंट या फिर कॉलम फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। समझ आई बात, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, उलझने वाला तो है ही नहीं। देखो धन्या, सेम सेम, देखते रहना, सेम 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 सेम। बोलो सहमत हो, देयर एग्जिस्ट यू, यू कहाँ पे है, यहाँ पे, और यू यहाँ पे, इस यू की जगह पे ए लिखा है ना कि एफ ए, वो तो पहले भी था, एफ बाद में भी है। एफ तो लिखा नहीं हमने, हमने नहीं लिखा, वो तो पहले ही है। हमने तो यू की जगह पे जस्ट ए पुट किया है, पुट ए इन प्लेस ऑफ यू। समझ आई बात, पुट ए इन प्लेस ऑफ यू। हाँ जी बोलो, इज दिस क्लियर। अब आगे देखो, देयर एग्जिस्ट वाई बट इट इज फॉलोइंग टू फॉर ऑल। जब भी देयर एग्जिस्ट वाई फॉलो करता है फॉर ऑल को, तो मैडम ने समझाया है कि वहां पे कॉलम फंक्शन लगता है। y को कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं है, y को कांस्टेंट के साथ नहीं बदलेंगे, कांस्टेंट के साथ बदलना होता तो मैं y की जगह पे t लिख देती, जहां जहां y आया था। दो जगह पे y आया, उस y की जगह पे इतनी बड़ी टर्म क्यों लिखी है, क्योंकि मैंने अभी तो समझाया कि जब भी देयर एग्जिस्ट क्या है, फॉर ऑल को फॉलो करता है, तो उस जगह पे हम उसकी जगह पे उसका फंक्शन लिखेंगे, उन्हीं वेरिएबल्स का जो फॉर ऑल के वेरिएबल थे।
तभी तो उसका रिश्ता नाता हमें दिखाई देगा। इस प्रोसेस को स्कॉलम फंक्शन बोलते हैं, स्कॉलम फंक्शन के साथ रिप्लेस करना। हाँ जी बोलो, क्लियर? तो अगर कहीं पे आ जाए देयर एग्जिस्ट एक्स, ठीक है, स्टूडेंट एक्स कॉमा या फिर इम्प्लाइज इंटेलिजेंट एक्स, अगर कभी भी ऐसा आ जाए तो हम जस्ट इसको क्या करेंगे, एक्स खत्म कर दो बस, एक्स की जगह पे कुछ भी लिख दो, जो भी स्टूडेंट है। ये आपका सोल्यूशन हो गया। दोनों जगह सेम नाम आएगा, प्रियंका। ए दिया है तो ए आएगा, वो ऑप्शन ढूंढनी है आपको। इसको बोलते हैं कॉलम कांस्टेंट। क्लियर? ठीक है। इसी तरह से अगर कभी भी फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट जेड आ जाए, साथ में लिखा हो स्टूडेंट एक्स इंप्लाइज इंटेलिजेंट एक्स। अब मुझे फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई तो ऐसे ही लिखना है, स्टूडेंट जेड लिखा है यहाँ पे, जेड है, ठीक है। तो जो जेड है उसको मुझे फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई बनाना है। इतनी सी बात थी, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। एफ लिखा हो सकता है, जी लिखना हो सकता है, एच लिखा हो सकता है। दिस इज कॉल्ड कॉलम फंक्शन। हाँ जी, अब बताओ, डू यू अंडरस्टैंड? गुड, वेरी नाइस। तो व्हाट इज कॉलमाइजेशन? टू एलिमिनेट देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट को खत्म करना ही कॉलमाइजेशन है। क्लियर? ठीक है, और समझ भी आ गई ना आपको? जो ये कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन दिया था, ठीक है, हम ऑप्शन कैसे ढूंढेंगे अपनी? ऑप्शन कैसे ढूंढेंगे? देयर एग्जिस्ट यू, 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 हर जगह पे यू की जगह पे कोई कांस्टेंट आ गया, ए। सही है? नो, कैन वी यूज आइदर कांस्टेंट और फंक्शन? नो, वेट, can we use either constant or function? No, because where constant is used, there only constant will be used. Where function is used, there only function will be used. Where constant is required, where where function required, I have explained you. So there is no concept of either or. Understand? ठीक है? In this question also, examiner has used column constant
in place of u, a. In this question only, column function is also used. How? Because there exists y, so in place of y, gvx. Why vx? Because this there exists y was following two for alls. So वो फंक्शन उन्हीं दो फॉर ऑल का बनेगा, उन्हीं दो फॉर ऑल के दो को फॉलो करता है तो दो का बना दो, फॉर ऑल एक्स को फॉलो करता है वाई, तो वाई की जगह पे फंक्शन ऑफ एक्स लिख दो बस, जिसको फॉलो करता है, जिस फॉर ऑल को फॉलो करता है। समझ आई बात? गुड, ठीक है। हाँ जी, क्या स्कॉलमाइजेशन का प्रोसेस क्लियर हुआ? ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन क्या कहेंगे? स्कॉलमाइजेशन इज द प्रोसेस टू रिमूव एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ठीक है, किसके लिए यूज किया जाता है? एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के लिए। डन? ठीक है। फॉर ऑल को खत्म करने का कोई नेम नहीं है। देयर एग्जिस्ट को खत्म करने का तो नेम मैंने बता दिया। ठीक है, ये देयर एग्जिस्ट था। देयर एग्जिस्ट को खत्म करने का वे तो हम डिस्कस कर चुके। फॉर ऑल यूनिवर्सल क्वांटिफायर को खत्म करने का कोई नेम नहीं है। समझ आ गई बात? स्कॉलमाइजेशन प्रोसेस देयर एग्जिस्ट को खत्म करने के लिए थी, ठीक है, पर फॉर ऑल को खत्म करने का नेम नहीं है। ठीक है, तो सिंपल क्या क्या रूल हमने डिस्कस किए हैं नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। एलिमिनेट बाई डायरेक्शनल। डू यू नो हाउ टू एलिमिनेट बाई डायरेक्शनल? यस और नो बोल दो जल्दी से। आफ्टर दैट eliminate implication. Do you know how to eliminate implication? Yes, very nice. इनवर्ड लेकर जाओ नेगेशन को। कैसे? इस तरह से, डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ, ठीक है, एंड दिस बॉक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी वो आपको कभी फॉर ऑल एक्स पी लिख दे, इसका नेगेशन अगर हो बाहर, तो जो फॉर ऑल एक्स है वो देयर एग्जिस्ट एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी अलग आ जाएगा। समझ आई बात? अगर कभी भी देयर एग्जिस्ट एक्स पी हो तो देयर एग्जिस्ट का नेगेशन उसको फॉर ऑल में कन्वर्ट करता है, नेगेशन ऑफ पी आ जाएगा। समझ लगी बात? फॉर ऑल का नेगेशन देयर एग्जिस्ट होता है, देयर एग्जिस्ट का नेगेशन फॉर ऑल होता है। हाँ जी, क्या ये बॉक्स की सारी वैल्यू समझ आ चुकी? क्योंकि इस बॉक्स में से 5 क्वेश्चन आ चुके अभी तक। लेटेस्ट पेपर में ऐसा कुछ आए मैं नहीं मानती, ये तो बहुत इजी है, मैं कभी ना डालूं पेपर में। डन? ठीक है, गुड। हाँ जी, क्लियर? ठीक है, सो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को खत्म करने की प्रोसेस को स्कॉलमाइजेशन बोलते हैं। स्कॉलम कांस्टेंट या फिर स्कॉलम फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। कहां पे स्कॉलम कांस्टेंट लगता है? देयर एग्जिस्ट एक्स रिच एक्स। कोई बंदा है जो कि रिच है, हम उस बंदे का नेम लिख देंगे जीवन, उसका नेम है जीवन, सिंपल। सो जीवन क्या हो गया यहाँ पे? स्कॉलम कांस्टेंट। हाँ जी, डन, क्लियर हुआ। स्कॉलम कांस्टेंट। अब देखो स्कॉलम फंक्शन। स्कॉलम फंक्शन कहां पे लगता है? ये देखो, फॉर ऑल एक्स पर्सन एक्स इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट वाई। ये जो वाई है इसको फॉलो कर रहा है ये फॉर ऑल एक्स को, तो हम इस वाई की जगह पे फंक्शन ऑफ एक्स लगा देंगे, एच एक्स लगा दिया। दिस इज कॉलम फंक्शन। टॉपिक क्लियर?
मैंने हर जगह पे फॉर ऑल एक्स फिर देयर एग्जिस्ट वाई लिखा था, तो यहाँ पे इम्प्लाइज के बाद है, कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है, वही चीज ही तो है, फॉलो ही कर रहा है, देयर एग्जिस्ट वाई, उन्हीं फॉर ऑल में से ही तो बात कर रहे हैं। डन। वेरी नाइस। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन अगर पेपर में आता है, मेरे अकॉर्डिंग वो सिर्फ प्रोपोजिशन पे डालेगा, प्रेडिकेट के साथ नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन नहीं डालेगा। प्रेडिकेट में से अगर उसका मन किया तो कॉलमाइजेशन बेशक डाल दे, अदरवाइज इसका नॉर्मल फॉर्म का कंसेप्ट नहीं डालेगा। समझ आ गया? प्रोपोजिशन में ही बहुत सारी चीजें हैं उसको डालने के लिए, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म के लिए, इसलिए। ठीक है, हाँ जी, ओके फाइन डन। अब आपको एक क्वेश्चन नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का आया, मैं इस फाइल के एंड में एक बार इंक्लूड करती हूँ, 2-3 मिनट हमारे पड़े हैं। तो दिसंबर 2019 में आया था, लॉजिक की फाइल में होगा वो क्वेश्चन, इसमें लेट मी इंक्लूड दैट क्वेश्चन। जून 2019 में ये देखो, चेक करो, प्रिंसिपल कंजर्वेटिव नॉर्मल फॉर्म, इस क्वेश्चन की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सीधी निगाह जानी चाहिए इम्प्लीकेशन के ऊपर, और फिर ये भी समझो कि जो ये इम्प्लीकेशन है इसमें ये इसकी पहली टर्म है, ये दूसरी है, ये समझना जरूरी है। समझ आइए आपको बात? तब आप सही करोगे। ये इम्प्लीकेशन है, ये इम्प्लीकेशन की फर्स्ट टर्म है, ये इम्प्लीकेशन की सेकंड टर्म है। डन। ठीक है, अब करो, कन्वर्ट करो इसको और बताओ कौन सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, जल्दी से पोल में। पहले सिंप्लीफाई करो फिर आंसर बोलो, ठीक है ना? तो ये इम्प्लीकेशन है अगर, तो ये पूरी फर्स्ट टर्म का नेगेशन आ जाएगा इस तरह से, ये था टर्म, ये पूरी फर्स्ट टर्म बन गई। स्कोप ऑफ इम्प्लीकेशन यू हैव टू चेक। ठीक है, ये पूरी फर्स्ट टर्म का नेगेशन और ये सेकेंड टर्म आ गई। हाँ जी, इज दिस क्लियर? स्टेप पता चल गया पहला? ठीक है, अब नेगेशन को इनवर्ड लेकर जाएंगे। नेगेशन को जब हम इनवर्ड लेकर जाएंगे, ये बाहर वाला नेगेशन इस अकेली अकेली टर्म के आगे आ गया और एंड में कन्वर्ट हो गया। इसको और में कन्वर्ट करेंगे, इसका डबल नेगेशन, पीछे की टर्म वैसे ही, इसको डबल नेगेशन को खत्म कर दो, ये अकेला पी आ गया। हाँ जी, डन यहां तक? ठीक है, फिर आप यहीं पे देख सकते हो, ये आगे की बिना बात की ब्रैकेट को मैं हटाऊंगी। अब ये था और था पी और था नेगेशन क्यू, बस ये था। ठीक है, इतना। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए। ठीक है, पहली टर्म नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू है, और ये पीछे की टर्म पूरी उठा के इसके साथ लिखेंगे, लाइक और पी और नेगेशन क्यू, फिर इसके साथ लिखेंगे और पी और नेगेशन क्यू। सो नाउ अगर पी में हम उसी का कॉम्प्लीमेंट ऐड करते हैं, वो क्या होता है याद है ना,
किसी में उसी का कॉम्प्लीमेंट अगर हम 1 होता है और अगर हम 1 को, ये आया, इधर क्या आया, ये दोनों सेम टर्म है, एक बार लिख लो। और अगर हम 1 को किसी टर्म में ऐड करें 1 में तो भी 1 आएगा, और 1 को 0 में ऐड करें तो भी 1 आएगा, ये आ गया 1। और अगर हम 1 की मल्टीप्लाई किसी टर्म के साथ करें, वही टर्म आती है, a की मल्टीप्लाई 1 के साथ a ही आएगा, b की मल्टीप्लाई 1 के साथ b आएगा। तो बचा क्या, दिस। कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर। ठीक है, इसी क्वेश्चन को फिर से कीजिएगा, टाइम हो चुका है हमारी क्लास का अब। मिलेंगे नेक्स्ट लाइव सेशन में, ठीक है। इसको रीचेक करना, खुद से करना, डन, ठीक है। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, मिलेंगे आज के नेक्स्ट सेशन में, दैट इज 5 PM। यू हैव टू ज्वाइन ऑन टाइम, ठीक है। इस सेशन में इतना ही, थैंक्स अ लॉट।